सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि जब तक उत्तर प्रदेश के चुनावों में हिंदू मुस्लिम सियासत का तड़का न डाला जाए, जीत उसके लिए असंभव है? यह मैं आपको आगे जाके बतलाने वाला हूं, मगर इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि 5 साल से इस शख्स मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो नहीं किया वो उन्होंने अब जाकर करना पड़ रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डेप्यूटी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में उनके घर में बैठक हुई है। दोनों के बीच में हालात इतने ज्यादा संगीन हो गए थे, इतने ज्यादा गंभीर हो गए थे कि योगी आदित्यनाथ को उनके घर जाना पड़ा उन्हें मनाने के लिए, क्योंकि सोमवार रात को जो बैठक हुई थी दोस्तों, उसमें दोनों के बीच इतना ज्यादा तनाव हो गया था, इतना ज्यादा तनाव हो गया था कि एक तरह से जो पारा है उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गर्मी का पारा, गुस्से का पारा, वो सब मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं। मगर मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे क्यों कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम हिंदू मुस्लिम का तड़का डालेंगे तभी जाकर हमें जीत हासिल होगी? उसे समझने के लिए आपको कुछ घटनाक्रमों पर निगाह डालना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर यह हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, और आज की जो बड़ी खबर है सियासी वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM उत्तर प्रदेश में 1 नहीं, 2 नहीं, 30 नहीं, 38 नहीं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। जी हां, 100 सीटों पर दोस्तों। एक ऐसे वक्त जहां 40 सीटों पर उम्मीदवार देने में राजनीतिक दल के पसीने निकल जाते हैं और उन्हें यह नहीं समझ आता कि भाई हम पैसा कहां से लाएं। असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पर पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो सिर्फ 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। मगर मैं आपको बताता हूं उन 38 सीटों की वजह से क्या हुआ था। उस वजह से क्योंकि मैं उस वक्त जमीन पर था। मैं नहीं भूला हूं कि AIMIM के जो कार्यकर्ता थे वो मोटरसाइकिल्स पर घूमते थे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे, और फिर इन्हीं नारों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के अंदर हिंदू मुस्लिम का तड़का डाला और नतीजा आपके सामने। 325 सीटें, छप्पर फाड़ 325 सीटें। मगर आप ये कहेंगे कि अभिसार आपके पास क्या प्रमाण है कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं? सही कहा आपने, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मेरे पास इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी और अमित शाह के बीच में कोई गुप्त डील हुई है, नहीं। मगर मैं आपका ध्यान कुछ घटनाक्रमों की तरफ खींचना चाहूंगा। सबसे पहले यह शख्स, नाजिम नाम है इसका, असदुद्दीन ओवैसी की खास, अलीगढ़ में AIMIM का नेता। इसकी वजह से इस इलाके में जो है नूरपुर में तनाव पैदा हो गया हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने 2 दलितों की बारातों को जाने से रोक दिया मस्जिद के सामने से। इसने एक भड़काऊ बयान दिया, और बयान क्या था कि मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाएगी, सामने से बारात नहीं जाएगी। जी हां, और इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने इससे मुद्दा बनाया। अब भी असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर खामोश हैं। कितना शर्मनाक बयान है दोस्तों। हालांकि मैं यह भी जानता हूं कि जिन लोगों ने इससे मुद्दा बनाया, यानी कि जिन उग्र हिंदुओं ने या हिंदुत्ववादी संगठनों ने, मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि जब ठाकुर या ब्राह्मण दलितों की बारात रोकते हैं तब तुम्हारा हिंदू खून नहीं खौलता? मगर एक ऐसा नेता नाजिम अली, जिसकी राजनीतिक तौर पर कोई पकड़ नहीं है इस इलाके में, यह शख्स खुलेआम इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह बयान आखिर किसकी मदद कर रही है? किस पॉलिटिकल पार्टी की मदद करेगी अगर हिंदू मुस्लिम की सियासत होगी? अब आप कल्पना कीजिए, 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी अगर 100 मुसलमानों को टिकट देते हैं, और समानांतर तौर पर मायावती अगर 100 मुसलमानों और 100 यादवों को टिकट देती है, तो इसमें फायदा और नुकसान किसका होगा?
भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिल जाएगा हिंदू मुस्लिम सियासत करने का, और फिर पूरा चुनाव किस दिशा में जाएगा वो आप जानते हैं। अब मैं आपको एक खबर बताता हूं दोस्तों, जिससे पता चल जाएगा कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर वो अखबार दोस्तों जिसने कोरोना के वक्त कुछ बेहतरीन रिपोर्टिंग की थी, और मेरे दिल में इस अखबार के लिए बहुत इज्जत है। मगर इस पूरे पहले पन्ने पर आप देखिए कौन सी खबर छाई हुई है। धर्म का कारोबार बेनकाब, उत्तर प्रदेश में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का खुलासा। एटीएस ने की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। शादी, पैसे और नौकरी का लालच देकर बनाते थे मुसलमान, पाकिस्तान से हो रही थी फंडिंग। पूरा पहला पन्ना, एक नहीं मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 कॉलम इस पर हैं। और यही नहीं दोस्तों, कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो उत्तर प्रदेश में लाया जाने वाला है, और उस पर बहस आप देख सकते हैं जी न्यूज किस तरह से करा रहा था। मैंने कल ही आपको बताया था कि तमाम एंकर्स एक सी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे, और कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कि अरे समाजवादी पार्टी, आपने तो चंदा नहीं दिया राम मंदिर में, फिर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में राम मंदिर ट्रस्ट में जो विवाद चल रहा है उसमें सवाल कोई और नहीं बल्कि संत भी उठा रहे हैं। यह मुद्दा हमारी आस्था का है। यह मुद्दा इस बात का है कि राम मंदिर ट्रस्ट में करोड़ों की तादाद में लोगों ने अपना पैसा दिया, और अब वो पैसा कहां जा रहा है, किन लोगों से संपत्ति खरीदी जा रही है, इस तमाम चीज को लेकर जो है एक अंधकारमय स्थिति है। मगर न्यूज चैनल्स किस तरह की सियासत कर रहे हैं वो समझ आ रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं दैनिक भास्कर की खबर। जब दैनिक भास्कर जैसा अखबार अपने पहले पन्ने पर ऐसी खबर को जगह देगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े अखबारों, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के जरिए किस तरह का खेला होने वाला है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि बेशक ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 या 6 सीटें जीती, मगर इनकी मौजूदगी से कम 15 सीटों का नुकसान तेजस्वी यादव को सीमांचल इलाके में हुआ। 15 सीट का मायने समझते हैं आप? अगर ये सीटें तेजस्वी को मिल जाती तो शायद आज की तारीख में वो मुख्यमंत्री होते। और मैं जानता हूं आप पलट के मुझसे क्या कहेंगे, क्या ओवैसी को सियासत करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। उल्टा मैंने अपने एक शो में कहा था कि आत्ममंथन करना पड़ेगा कांग्रेस और तेजस्वी यादव को कि आखिर वहां का जो मुसलमान है, मुस्लिम बाहुल इलाके का जो मुसलमान है, वो ओवैसी में विश्वास क्यों जतला रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ओवैसी तो सरकार बनाने नहीं वाले, फिर भी वो उन्हें क्यों वोट दे रहा है। मगर यहां मुद्दा कुछ और ही है दोस्तों। मुद्दा यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि ओवैसी के इस प्रवेश से, और अगर आने वाले दिनों में उनकी सियासत उग्र होती है, उनके नेताओं के भड़काऊ बयान होते हैं, तो फिर माहौल कितना गंदा हो जाएगा राजनीतिक तौर पर, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से मीडिया लगातार तड़का डाल रहा है। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर भी ओवैसी ने प्रवेश करने की कोशिश की थी, मगर ममता बनर्जी ने उनके प्रवेश से पहले ही उनके जो पार्टी के दिग्गज नेता थे उन्हें टीएमसी में शामिल कर लिया। तो ओवैसी का मुकाबला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसे दिग्गज राजनेता के साथ था। अब सवाल यहां पर यह है कि ओवैसी 100 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे, मगर क्या वो अखिलेश के मोर्चे में शामिल होंगे, या मायावती के मोर्चे में शामिल होंगे, या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न जिसका मैंने इशारा कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, चुनाव लड़ना कोई बहुत आसान बात नहीं है। एक एक सीट के लिए लाखों रुपए लगते हैं। अब क्या यह सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टी जिसका जनाधार हैदराबाद में है, कुछ हद तक महाराष्ट्र में है, कुछ हद तक बिहार में है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है? क्योंकि यह सवाल मैं बीजेपी के लिए भी उठाता रहा हूं, तो क्या यह सवाल ओवैसी के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए? और उससे भी बड़ा प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीतिक दलों को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, यानी कि गुप्त चुनावी चंदे का एक पुरस्कार दिया था। जब स्वर्गीय अरुण जेटली जो हैं अपने बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रावधान लेके आए थे, जिसमें आप गुप्त चंदा दे सकते हैं राजनीतिक दलों को।
तो आप और हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को दरअसल राजनीतिक चंदा कहां से मिला है। खैर, जैसे मैंने कहा, एक लोकतंत्र के अंदर हर शख्स को चुनाव लड़ने का अधिकार है और वही अधिकार असदुद्दीन ओवैसी को भी है। मगर आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। यकीनन ओवैसी की मौजूदगी से किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को ही फायदा होने वाला है, और इसका प्रमाण हमने कहां देखा था? हैदराबाद के स्थानीय चुनावों में। जी हां, हैदराबाद के स्थानीय चुनाव थे और आप जानते हैं बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, और उस पूरे चुनाव में उन्होंने लगातार ओवैसी को ही टारगेट किया था, और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी जो है वो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी थी। यानी कि ओवैसी का इस्तेमाल जो है वो किया गया था राजनीतिक जीत के लिए, और अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनावों की दूसरी बड़ी खबर जो है वो आपके स्क्रीन पर है। 5 साल में पहली बार सीएम योगी पहुंचे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर, और यह मुलाकात क्यों हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। यह मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि कल रात, सोमवार रात को एक बैठक हुई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और केशव प्रसाद मौर्य भी, और दोनों के बीच में तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस मुद्दे को लेकर दैनिक भास्कर ने खबर की है। दैनिक भास्कर क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी के साथ रात में हुई थी बैठक। सोमवार की रात ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास में हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए थे। बताया जाता है कि इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी दोनों के बीच की अनबन खुलकर सामने आ गई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी और सरकार में उपेक्षा की शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि मेरी लगातार तौहीन की जाती है, मेरी बेइज्जती की जाती है, और इसके लिए इन्होंने सीधे तौर पर आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कटघरे में रखा। इतना गंभीर हो गया है दोनों के बीच में तनाव। और कल ही बेबाक में मैंने आपको बताया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में एक और मंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे के साथ चुनावों में नहीं उतरने वाली है और मुख्यमंत्री का फैसला चुनावों के बाद होगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बीच तनाव इतनी आसानी से कम नहीं होने वाला है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने इससे पहले लगातार यह महसूस किया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन्हें निशाने पर ले रहे हैं, और इसका प्रमाण मैं आपको देना चाहूंगा दैनिक भास्कर की इस खबर के जरिए। अखबार क्या कहता है, कब कब योगी और केशव में टकराव हुआ। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नेम प्लेट एनेक्सी मुख्यमंत्री कार्यालय से हटा दी गई। विवाद बढ़ने पर दोनों लोगों का कार्यालय सचिवालय स्थित विधान भवन में स्थापित किया गया। बताइए साहब, नेम प्लेट तक हटा दिया गया, उनका जो नाम लिखा हुआ था वो तक हटा दिया गया। उसके बाद दूसरे तनाव की वजह, केशव की अगुवाई वाली लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यू के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करने लगे। जी हां, यानी कि जिन मंत्रालयों पर दखल था या जिन मंत्रालय को केशव प्रसाद मौर्य चला रहे थे उसकी जांच कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री करने लगे, और पारदर्शिता की वजह से नहीं, सिर्फ परेशान करने के लिए, सिर्फ उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, उन्हें एम्बैरेस करने के लिए कि अगर कुछ गड़बड़ सामने उभर कर आई तो जाहिर सी बात है कि वो इसे मुद्दा बनाना चाहेंगे। तीसरा मुद्दा आपकी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर वो हो गए, बयान देने लगे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग शुरू कर दी। तो आपने देखा, जैसे ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनके पीडब्ल्यूडी विभाग की जांच करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार को लेकर वो बयान देने लगे, मुखर होने लगे। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जैसे को तैसा होने लगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की सिर्फ टव्वल चल रही है। और अब भाजपा के सामने सिर्फ एक तरीका, यही कहा जाए दो तरीके हैं। पहला तरीका, राज्य के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करो, माहौल उग्र करो, हालात को तनाव की तरफ ले जाओ, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को लगता है उन्हें होगा। दूसरा,
अपनी पालतू मीडिया के जरिए लगातार विपक्ष को टारगेट किया जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ये दोनों चीजें होने वाली हैं, क्योंकि विकास के नाम पर क्या हुआ, मैं आपको चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर डाली है। यह देखिए साहब, इस तस्वीर में देखिए, एक जो ट्रक है, लखनऊ की एक सड़क धंस गई है, वो ट्रक भी अंदर धंस गया है। दीपक शर्मा क्या कहते हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। नजारा लखनऊ में सीएम आवास से चंद कदम दूर का है। अफसरों को इतना तो डर होना चाहिए कि योगी जी के घर के आसपास तो सड़कें मजबूत बना दें, मायावती होती तो पूरा महकमा ही सस्पेंड कर देती। बताइए दोस्तों, ये इलाका कहां का है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के पास का। और यहां देखिए साहब, सड़क की क्या हालत है, पूरा का पूरा भारी ट्रक जो है वो धंस गया अंदर। अब दूसरी तस्वीर, अब कानपुर की तस्वीर। क्या कह रहे हैं दीपक शर्मा? योगी जी के विकास का एक और नजारा। यह कानपुर का दयानंद विहार है, यहां राष्ट्रपति कोविंद का निजी घर है। अब जरा राष्ट्रपति के घर जाने वाली सड़क देख लें। यहां रोड पर जगह जगह जलभराव है, गहरे गड्ढे हैं, पास की सड़कें भी टूटी हैं। और यह आलम तब जब राष्ट्रपति 2 दिन बाद कानपुर आ रहे हैं। क्या वहां पर स्थानीय अधिकारियों को इस बात का डर है कि 2 दिन बाद वहां पर राष्ट्रपति आ रहे हैं तो सड़क को सुधार लें? आप देख रहे हैं साहब तस्वीर क्या है, ये कानपुर की तस्वीर है। मैं आपको कानपुर लखनऊ दोनों शहरों की तस्वीर बता चुका हूं। और फिर टाइम मैगजीन और उसके जरिए वहां विज्ञापन देकर आप ये दावा करते हैं कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। दीपक शर्मा ने एक और तस्वीर आपके सामने रखी है। मोदी जी के बनारस का विकास भी देख लें। ये लहर तारा फ्लाईओवर है, जहां रोड लहर के समान है। आए दिन यहां स्कूटर और मोटरसाइकिल सवार स्लिप होते हैं, पर रोज रोज की शिकायतों के बावजूद अफसरों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं दोस्तों, मैंने मायावती का राज भी देखा है और मैंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल का दूसरा हिस्सा भी देखा है, जब उनका ध्यान विकास पर था। इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी तरफ से मायावती के दौरान मैं कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बहुत ही खुशनुमा माहौल था। अखिलेश यादव ने और मायावती ने, आपको याद है लखनऊ की किस तरह से कायापलट की थी, एक्सप्रेसवे बनवाया था और उसी कार्य को अखिलेश यादव ने आगे ले जाने का प्रयास किया था। और अब क्या हो रहा है मुझे बताइए? अब रातों रात एक बिटिया का रेप होता है, मर्डर होता है और रातों रात शव जला दिया जाता है। जो पत्रकार उसकी जांच करता है उसे आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर दिया जाता है। सूर्य प्रताप सिंह जैसा एक आईएएस ऑफिसर, ईमानदार आईएएस ऑफिसर, जब जनता के मुद्दे बनाता है तो उसके खिलाफ 6 से 7 एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। पवन जायसवाल जैसा पत्रकार जब यह मुद्दा उठाता है कि मिड डे मील स्कीम के अंदर हमारे गरीब बच्चों को खराब खाना दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है, उसे परेशान किया जाता है। यह हो रहा है माननीय आदित्यनाथ जी के रामराज में। एक गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा जाता है, अगर वो लखनऊ लाया जाता, उससे पूछताछ होती तो पुलिस महकमे के अंदर या फिर नौकरशाहों के साथ उसके किस किस के साथ ताल्लुकात थे, सब बातें सामने उभर कर आती हैं, मगर रहस्यमय तरीके से उसका एनकाउंटर हो जाता है। यह बात आपके गले उतरती है। यह सब कुछ हो रहा है दोस्तों, और बरगलाया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज है। इन चीजों से क्या आप मुंह मोड़ सकते हैं? बताइए ना। मैं तो नहीं मोड़ सकता हूं, क्योंकि कार्यक्रम की फितरत ही ऐसी है और शो का नाम भी बेबाक है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।